हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के जरिए सॉल्व करने वाले हैं। पूरा का पूरा उत्तर सहित आपके सामने अच्छे से लिख के लेकर आए हैं, पीडीएफ बना के लेकर आए हैं। पीडीएफ आपको अवेलेबल भी करा देंगे और आप यहां से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिव्यू दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है आप इसे देखें और इसे समझें किस प्रकार से पेपर आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पाएंगे, सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, सब कुछ उत्तर से मिल जाएगा, मानचित्र कार्य भी सब कुछ कराने वाले हैं, यानी हर टाइप के सवाल यहाँ से आपका पूरा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी किस बात की, हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। इस प्रकार से पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी भी कहा जाता है, ये व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ध्यान रखिएगा, कान पकड़ लीजिए कि आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, तो कान यानी कार्नवालिस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस कान ध्यान रखेंगे। तो अस्थाई जो बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था है ये लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में शुरू की गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में कब लागू की गई थी, ठीक है। तो 1793 में, ठीक है, 1793 में ध्यान रखेंगे। 1793 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के शासन काल में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सहायक संधि से है? सहायक संधि का संबंध भैया बेलंजली से है, ठीक है। किससे है? बेलंजली राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन किस का संबंध है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने है, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? तो पाश्चात्य शिक्षा जो नीति है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जो है नेतृत्व में स्वीकार की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा किस वर्ष उन्मूलन किया गया था, यानी समाप्त हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1829, ठीक है। 1829 यानी 1829 में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो संथाल आंदोलन है ये जनजाति से संबंधित है, क्योंकि संथाल के लोग एक जनजाति के लोग हैं जो झारखंड में निवास करते हैं। भारत में पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय, अगर बात करें जैसे कि गवर्नर होते हैं ना, वायसराय गवर्नर, तो ऐसे ही यहाँ पे इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है इसमें पहला वायसराय माना जाता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 से लेकर 15 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। आइए इनको भी फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है या फिर अस्थाई बंदोबस्त क्या है, ये कहाँ लागू किया गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि व्यवस्था है, ठीक है। एक भूमि व्यवस्था थी जिसमें जमींदार को भूमि को अस्थाई मालिक बना दिया गया था, यानी जो जमीन होती थी वो जमीन किसानों को ना होकर बल्कि मालिक होता था जमींदार। अंग्रेजों ने एक जमींदार नियुक्त किया और जमींदार से कहा कि जितने भी गांव के लोग हैं, यानी समाज के जो लोग हैं, इनमें जो भी पैदावारी होती है कृषि में जो उगाते हैं, इनका कुछ हिस्सा लाके अपने हमको दोगे और कुछ हिस्सा अपने पास रखोगे, ठीक है। तो ये जमींदारी प्रथा चलती थी। तो यहाँ पे अस्थाई मालिक बना दिया गया था जमींदारों को। उन्हें हर साल सरकार के जो है तयशुदा राजस्व देना होता था। तयशुदा का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे, अगर मान लो 100
मान लो कि 100 किलो अनाज हुआ, मान लेते एग्जाम्पल के में 100 किलो हुआ, ठीक है, तो 100 किलो में से जो है 90 किलो उनको देना और 10 किलो अपने पास रखना, ये जमींदारी प्रथा इस प्रकार से चलती थी। यह प्रणाली 1793 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो एक बड़ी खतरनाक प्रथा थी। तो यहाँ पे जो भी किसान होते थे उन किसानों को जमीन जो है छीन लिया गया और उसका मालिक जमींदार को बना दिया गया। जो भी किसान जमीन पे पैदावारी करते हैं उसका कुछ हिस्सा जमींदार अपने पास रखता था और कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार को देता था। यही प्रथा जमींदारी प्रथा या फिर अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी तीनों में से पूछ ले, अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी या जमींदारी प्रथा, तीनों में से आंसर एक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे या क्यों प्रसिद्ध हैं या क्यों प्रसिद्ध थे? तो कॉलिन मैकेंजी की बात करें, ब्रिटिश के सर्वेयर में सर्वे करने वाले, निरीक्षण करने वाले पुरातत्वविद थे। ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल भी बने थे। वह भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्मारकों के अध्ययन और संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दक्षिण भारत में ऐतिहासिक स्थलों का गहन अध्ययन भी किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इनके बारे में 2 लाइन लिखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला संगठित विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आपके सामने यहाँ पे है, बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर दिल्ली के या कह सकते हैं कि मुगल सम्राट के अंतिम शासक माने जाते हैं बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया था। उनकी सत्ता केवल नाम मात्र की थी, जो सत्ता थी इनकी नाम मात्र की थी। विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून म्यांमार भेज दिया था। ठीक है, म्यांमार जो है इन्हें रंगून पड़ता है म्यांमार में, वहां भेज दिया था। तो इस प्रकार से पूरा मुगल सम्राट का पतन हो गया। तो जो बहादुर शाह जफर थे, वो बहादुर शाह जफर मुगल काल के अंतिम शासक थे। ये इनका जो राजा का काम होता पूरे साम्राज्य का संचालन करना, लेकिन ये नाम मात्र राजा थे। ठीक है, और जब 1857 क्रांति असफल हो गए तो अंग्रेजों ने इन्हें बाहर निकाल दिया कि जाओ भैया, काम खत्म यहाँ से तुम्हारा। ठीक है, आगे है 1857 की क्रांति के 2 कारण बताना है। तो पहला है सामाजिक और धार्मिक कारण। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज और धर्मों में हस्तक्षेप, जैसे सती प्रथा पर रोक और नई शिक्षा प्रणाली, ये सब जो है 1857 क्रांति का कारण माना जाता है। वैसे सती प्रथा का अंत बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि वहां पे सती प्रथा में महिलाओं को, पति के साथ महिलाओं को जिंदा जलाने की प्रथा सती प्रथा कहलाती है। तो ये प्रथा बड़ी खतरनाक थी। नेक्स्ट है, आगे 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें, सैन्य कारण में सैनिक कारण। ठीक है, अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों को साथ भेदभाव और चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था। जिसमें आपने नाम सुना होगा मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने जब चर्बी वाले कारतूस को जो है मुंह से जो है पिल निकालने, मतलब मुंह से छीलने के लिए जब मना कर दिया था, तो इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और फिर विद्रोह कारण माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे कुछ प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 16 नंबर प्रश्न से 21 तक के जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए इनके उत्तर की बात करते हैं। तो देखिए, उत्तर में है 1857 की विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, ये असफल क्यों हुआ था? पहला कारण देखिए, नेतृत्व की कमी। देखिए, नेतृत्व की कमी का मतलब ये होता है कि एक अगुवाई होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए जो आगे उसको चलाने वाले। जैसे गांधी जी थे ना, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी लाठी लेकर आगे चलते थे और पूरा भारत के लोग उनके साथ में होता था। तो इस प्रकार से कोई अगुवाई नहीं था, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे विद्रोहियों के पास एक प्रभावी और संगठित नेतृत्व नहीं था कि कोई जो है उनको आगे मतलब कि फॉलो कर सके और मतलब कहे कि भाई तुम मेरे साथ रहो, मैं आगे चल रहा हूँ, मेरा साथ दो और जो है मैं काम करूंगा, इसमें हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से कोई अगुवाई नहीं था। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको जूम करते हैं और ठीक है,
अब यहाँ पे दूसरा है सीमित क्षेत्र। इसमें कहा गया कि विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारतीय तक सीमित ही रहे, दक्षिण भारत और बंगाल इससे अछूता रह गया। सीमित क्षेत्र का मतलब जैसे झांसी, फैजाबाद और इधर लखनऊ साइड में मेरठ, इस पूरे बेल्ट में उत्तर भारत में ही जो है सीमित रहा। अगर पूरे भारत में ये फैल गया होता तो शायद देश उस टाइम ही आजाद हो गया होता, लेकिन ये सीमित क्षेत्र में ही सीमित रहा। और उस टाइम पे तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं थी कि लोग तो खबरें तक पहुंचाया जा सके। अखबार के माध्यम से लोगों तक खबरें पहुंचती थी, और जो पहुंचती थी तब तक जो है मैटर शांत हो जाता था। ये प्रक्रिया चलती इस प्रकार से। अंग्रेजों की ताकत, देखिए अंग्रेजों की ताकत थी, अंग्रेजों ने बहुत बड़े लेवल पर जो अपने हथियार वगैरह बना रखे थे, ठीक है। तकनीकी ज्ञान उनके पास थी, शिक्षा थी उनके पास। तो अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, ठीक है, जो आधुनिक हथियार थे वो इम्पोर्टेंट थे, और प्रशिक्षित सेना थी, मतलब कि ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, और उनको बंदूक चलाने का ट्रेनिंग, कैसे क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे क्या करने की व्यवस्था, वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उनके पास एक कुशल सेना थी, लेकिन भारत के पास कुशल सेना नहीं थी। भारत की गुटबाजी, जो भारतीय गुटबाजी थी उसमें भी देखने को मिला। कई भारतीय राजा और सामंत अंग्रेजों के साथ मिल गए, जिसमें संधियां और हैदराबाद के निजाम, ये सब मिलकर जो है कहीं न कहीं भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसको कमजोर कर दिए। अगर भारत के लोग सभी लोग सहयोग किए होते तो एकता में शक्ति होती है, और एकता में शक्ति होती है तो इसका मतलब ये है कि अगर सब लोग सहयोग किए होते तो देश कब का आजाद हो गया होता। लेकिन कुछ लोग अंग्रेज साथ मिल गए, जो चट्टू टाइप के होते हैं ना, वो मिल जाते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। विद्रोही के पास हथियार और धन की कमी थी, यानी अगर यहाँ से लोग लड़ाई करते तो किस आधार पे करते हैं भाई? जब तक हथियार नहीं रहेगी तब तक लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास पेन नहीं रहेगा तो क्या आप लिख पाएंगे? जब भाई हथियार नहीं रहेगा तो लिख कैसे पाएंगे? ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसका स्वरूप क्या था? ठीक है, यानी जनता का स्वरूप क्या था, जनता के कैसे स्वरूप था वो देखना है। इसमें लिखेंगे यह भारत का पहला संगठित विद्रोह था जिसे जनता का संग्राम कहा गया। किसानों, सैनिकों, कारीगरों और आम लोग एकजुट हो गए थे, लेकिन जो है वो एकजुट जो था, जो एकता थी, वो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इसका स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक था। इसका स्वरूप कैसा था? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आपको यहाँ पता चलेगा। राजनीतिक मतलब क्या? ब्रिटिश शासन को खत्म करना, पुराने राजा महाराजाओं को बहाल करना, ये यहाँ पे नीति थी, इसका स्वरूप था। यानी अगर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी तो राजा महाराजा फिर से आ जाएंगे, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी और लोग आजाद होकर अपना काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, सामाजिक। सामाजिक की बात करें, अंग्रेजों का सामाजिक और धार्मिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा था। जो अंग्रेजों के सामाजिक और धार्मिक नीतियां थी, वो समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी, और जो धार्मिक नीतियां थी वो भी चल रही थी, तो इसके खिलाफ जो उनका गुस्सा था, इस प्रकार से ये भी एक तरह से माना जाता है स्वरूप। नेक्स्ट है आर्थिक। किसानों और मजदूरों को ब्रिटिश शोषण के खिलाफ विद्रोह करना। जो किसान होते थे, जो मजदूर होते थे, ब्रिटिश शोषण के खिलाफ विद्रोह करना। भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर किसानों के साथ मजदूरों का शोषण होगा तो उसके खिलाफ विद्रोह जरूर किया जाएगा, तो ये भी एक तरह से स्वरूप माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, मतलब कि उसी का पॉइंट है कि 1857 क्रांति का परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम निकलकर सामने आए? तो देखिए परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। मुगल शासन का अंत हो गया। जब 1857 क्रांति समाप्त हुई तो जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, इसका भी जो है खत्म हो गया, पतन हो गया, और बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित कर दिया गया, नहीं जो है रंगून यानी मेमार भेज दिया गया। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। जब 1857 क्रांति जब असफल हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शासन समाप्त हो गया, और उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। पहले कंपनी शासन करती थी, लेकिन इसके बाद जो है कंपनी जब सफल नहीं हुई तो इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेता है, और पूरा ब्रिटिश सरकार भारत में आ जाती है। ठीक है, सैन्य सुधार करता है, और भारतीय सिपाहियों को संख्या कम कर दी गई, और सेना में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना की संख्या में अंग्रेजों को बढ़ा दिया गया और भारतीयों को कम कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख पाएंगे, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। यह क्रांति भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने की कारण माना जाता है।
यानी प्रथम स्वतंत्रता के संग्राम जो है शुरुआत तो वहीं से हो गई थी 1857 से ही। तो वहां से एक जैसे चिंगारी होती है ना आग लगाने वाली बात, तो वो चिंगारी वहीं से लग गई थी। धीरे 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 करते करते, हालांकि काफी लंबा टाइम लगा 1947 में देश आजादी मिली देश को, तो काफी लंबा टाइम लगा, लेकिन चिंगारी 1857 से जल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अस्थाई बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? अस्थाई बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? देखिए, स्थिर राजस्व मतलब कंपनी को हर साल तयशुदा राजस्व मिलता था, जितना वो राजस्व तय करता था उतना जमींदार को देता था, जो स्थिर और निश्चित होता था। अगर मान लो 100 किलो हुआ है तो उसमें से 90 किलो अंग्रेजों को देना है, ये तय था पूरी तरह से, चाहे उत्पादन हो या ना हो उसको देना ही देना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासन नियंत्रण। प्रशासन नियंत्रण का मतलब ये है कि जमींदारों को कंपनी का सहयोग बनाया गया, ठीक है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ गया। जमींदारों को कंपनी का सहयोगी बना लिया गया और कहा गया कि जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं आप उनका नियंत्रण करिए और उस हिसाब से अपना टैक्स वगैरह जो है वहां से वसूल कर लेकर आइए। ये था इनका नियम। नेक्स्ट है लंबी अवधि का लाभ। और लंबी अवधि का लाभ का मतलब जमींदार के माध्यम से भूमि और किसानों को प्रभावी प्रबंधन बनाना और उनसे टैक्स लेना, और फिर लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि अंग्रेज भी 200 साल तक शासन किए थे लगभग। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव क्या था? अस्थाई बंदोबस्त की प्रभाव की बात करें तो किसानों पर दबाव आ गया। ठीक है। जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया था। जो किसान होते थे उन किसानों से जमींदार अधिक कर लेने लगे। अब अधिक कर लेने लगे, जैसे मान लो अंग्रेजों ने कहा हमें 90 किलो चाहिए, तो अब 100 किलो तो लेना था उनको, 10 किलो अपने पास रखते थे। लेकिन जब जमींदारों की लालच बढ़ गई तो 90 किलो उनको देते थे, लेकिन किसानों से और मांग करने लगे कि अंग्रेज ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसके बाद जो है वो 30 किलो अपने पास रखने लगे और ज्यादा मांगने लगे किसानों से। इस प्रकार से जो है अत्यधिक कर वसूलना ये जमींदारों के द्वारा शुरू किया। कृषि का पतन होने लगा धीरे धीरे, उच्च कर के द्वारा जो है और शोषण के कारण कृषि का क्षेत्र भी प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे लोग कृषि से हटने लगे, कम खेती करने लगे। ये समस्या थी यहाँ पे। जमींदार का सशक्तिकरण। जमींदार का सशक्तिकरण का मतलब होता है जमींदार ही ताकतवर था, जमींदार ही सब कुछ था, जैसा जमींदार कहता था वैसा लोग करते थे। जमींदार अमीर बन गए लेकिन किसान गरीब होते चले गए। सिंपल सेंटेंस है भाई, जब किसान से जमींदार ऋण लेते चले गए तो जमींदार क्या होते चले गए? अमीर होते चले गए। और फिर यही प्रथा चली आ रही थी जमींदारी प्रथा। जब समाप्त की गई तब जाके कहीं कहीं भूमि सुधार हुआ। आगे, गरीबी और विद्रोह। किसानों और गरीबी और शोषण ने विद्रोह को असंतोष बढ़ावा दिया, जिसके कारण पूरी तरह से जब जमींदारी प्रथा पूरी तरह से हावी हो गई, गरीबी का आलम चरम सीमा पर पहुंच गया। बहुत जबरदस्त गरीबी देखने को मिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन का अर्थ है ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी प्रकार के सहयोग को बंद कर देना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर जो भारत के लोग हैं अगर अंग्रेजों का सहयोग ना करें तो अंग्रेज पल भर में ही धराशायी हो जाएं, लेकिन भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं इसीलिए अंग्रेज इतना ताकतवर हो गए हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा, तो यहाँ पे असहयोग का मतलब है कि अंग्रेजों का यहाँ पे सहयोग ना करना, पूरी तरह से सहयोग बंद कर देना। और गांधी जी के द्वारा शुरुआत की थी 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कार्य क्या थे, क्या काम था इसमें? तो देखिए, सरकारी पद को त्याग देना। गांधी जी ने आह्वान किया था कि जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, अदालत में सबका बहिष्कार कर दिया जाए। कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं करेगा अंग्रेजों का, कोई गुलामी नहीं करेगा, पूरी तरह से त्याग कर दीजिए। उनके कपड़े नहीं पहनेगा, पूरी तरह से त्याग कर दीजिए। त्याग हुआ था, कुछ दिन तक हुआ था, और धीरे धीरे करते करते जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया तो उसी वक्त गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। आगे देखिए, खादी और स्वदेशी। खादी और स्वदेशी का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और खादी वस्त्र पहनने का आग्रह किया गया कि जो भारत का वस्त्र है, खादी वस्त्र, वो पहनिए, और अंग्रेजों का वस्त्र है उसका बहिष्कार किया जाए। अहिंसा विरोध।
अहिंसक विरोध का मतलब ये है कि शांति और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन पर हम विरोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से अहिंसा से हम लोग उसका विरोध करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया जाए। स्वराज की मांग पूरे देश में फैलाया गया और धीरे धीरे ये फैल रहा था, आज से आंदोलन निकल रहे थे धीरे धीरे, लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने का आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहेगा, आप उसे भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। इस क्वेश्चन को भी अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, आप इसे कर सकते हैं। ऐसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तीनों में से कोई भी अथवा करके आपको एक करना होगा। ठीक है, तीनों में से मतलब कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, मैं आपको 6 क्वेश्चन यानी जो अथवा करके दिया उसका भी आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखना है। तो 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। इसका कारण क्या था, आइए सबसे पहले कारण पर नजर डालते हैं। तो कारण में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कैसे कारण बना, आइए देखते हैं। भारत को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में बिना सहमति के शामिल कर दिया था। भारत के लोगों को, भारत के सैनिकों को जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ के भारत के जो सैनिक थे इनको बिना सहमति के युद्ध में ढकेल दिया था कि जाओ तुम लोग लड़ो हमारी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से लड़ो। ठीक है, नाम ब्रिटेन का होगा, भारत के लोग रहेंगे। ये देखिए चापलूसी देखिए, मतलब कि ये मतलब कि उनकी दिमाग और उनकी कोशिश देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध कारण बन गया, क्योंकि बिना सहमति के अगर आपको कहीं भेज दिया जाए, कहीं किसी से कुछ काम करने के या फिर किसी से लड़ने के लिए, तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अंग्रेजों पर अविश्वास। अंग्रेजों पर अविश्वास यानी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। ठीक है, भारतीय नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन अब लंबे समय तक भारत के हित में नहीं काम कर रही है, और भारत के हित में जब काम नहीं कर रही तो भारत के लोगों ने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू किया था। आगे तीसरा पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता की मांग यानी आजादी की मांग की गई। भारतीय जनता अंग्रेजों के तुरंत देश छोड़ने की मांग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते अंग्रेजों ने अपना कूट डालो फूट डालो शासन को, इस प्रक्रिया को धीरे धीरे अपनाते रहे और लंबे समय तक शासन करते रहे। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता का मतलब यह है कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को स्वतंत्रता के अस्पष्ट वादे किए थे, इसमें असंतोष बढ़ गया। तो मतलब कि आप किसी से बार वादा करिए और वादे से मुकर जाइए तो उसको बुरा लगेगा। वही बात यहाँ पे है, जब क्रिप्स मिशन आया था कि हम देश को आजाद कर देंगे, लेकिन फिर वो लोग मुकर गए अपने बातों से, तो फिर इसके बाद भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया और फिर इसके बाद धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है असफलता के कारण क्या थे। क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन असफल हो गया, तो देखिए नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। जब अलग अलग जगह पे आंदोलन हो रहे थे तो नेताओं के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी। गांधी जी समेत बड़े नेताओं को आंदोलन में ही जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। जब 1922 में जलियांवाला चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को जो है 6 साल की सजा सुना दी गई थी। हालांकि उनको 4 साल में ही रिहा कर दिया गया था, क्योंकि जो है उनकी तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे गांधी जी समेत जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट, अहिंसक तरीके का उल्लंघन। मतलब कि अहिंसक तरीके का उल्लंघन किया गया। आंदोलन में हिंसक घटनाएं होने लगी, जैसे कि गांधी जी नाराज हो गए, जिसमें चौरी चौरा हत्याकांड भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश दमन। ब्रिटिश दमन का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर और फिर भारतीयों को अलग अलग जेल में जो है बंद करना शुरू कर दिया था। समय की कमी। आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते पूरी तरह सक्रिय नहीं हो सका था, जिसके कारण ये भी एक तरह से इसका परिणाम माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें हेडिंग बना के अच्छे से लिख सकते हैं और इसका आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो अथवा करके दिया था, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की मूल विशेषता क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसकी विशेषता हो जाएगी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे
विस्तृत बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये है यहाँ पे कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, मतलब कि स्वयं पर निर्भर है, खुद पर आश्रित है, किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, स्वयं प्रभु का मतलब अपना खुद का मालिक है, ये है यहाँ पे संप्रभुता का मतलब। ठीक है, आगे है लोकतंत्र। लोकतंत्र, भारत में संविधान देश की लोकतांत्रिक सरकार जो है प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाती है, तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म संविधान के नजर में समान है। ठीक है, नेक्स्ट, मूल अधिकार। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो आम नागरिक है, मतलब कि यहाँ पे जो नागरिक लोग हैं भारत के, उन नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, न्याय का अधिकार दिया गया है, ये सब मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से आजाद स्वतंत्र है, उसके दबाव में न्यायपालिका काम नहीं करती है। ठीक है, आगे संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का मतलब ये है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियां विभाजित हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। इस पूरे जो है प्रक्रिया को संघीय ढांचा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। यहाँ पे नमक सत्याग्रह आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, या दांडी मार्च क्या है। 1930 में शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह आंदोलन की। आइए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 जो है सत्याग्रहियों के साथ में, यानी जो सत्याग्रही थे, जो सहयोगी थे, उनके साथ में साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे 240 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस गलत लिखा गया है, यहाँ पे 240 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ पे उन्होंने तय की थी 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में उन्होंने पूरा किया था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून का विरोध करना, इसका उद्देश्य था। आइए इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए महत्व क्या था इसका। सार्वजनिक भागीदारी। सार्वजनिक भागीदारी मतलब सबकी भागीदारी थी, सबका सहयोग था, सबका साथ सबका विकास। इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसे नहीं था कि इसमें उस जाति के लोग नहीं रहेंगे, उस धर्म के लोग नहीं रहेंगे। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर इसमें आगे आए थे। ठीक है, क्योंकि कोई इसमें नमक तो सब खाते थे, चाहे जिस जाति के लोग हो, चाहे जिस धर्म के लोग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग नमक खाते थे। अंग्रेजों ने चालाकी खेली, नमक पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गरीब अमीर सब लोग नमक खाते हैं, और नमक पे अगर टैक्स लगा दिया तो ज्यादा हमें पैसा मिलेगा। ये चालाकी थी उनकी। तो इसीलिए गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। इसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अहिंसक आंदोलन, दूसरा पॉइंट इसमें, गांधी जी ने अहिंसक तरीके से अंग्रेजों को चुनौती दी थी। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि मारपीट हुआ, अहिंसक मतलब कि बड़े शांतिपूर्वक, आराम से, प्रेम भावना, विनम्र निवेदन करके, भैया हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम नमक पे टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि अमीर तो दे देगा लेकिन गरीब बेचारे कहाँ से देंगे, इसलिए नमक पे टैक्स जो है कर को हटा दिया जाए, ये उनकी मांग थी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का मतलब इसमें इस आंदोलन में दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता की मांग की प्रमुखता दी गई, यानी भारत को आजादी मिले, ये इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाई गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम निकला भारतीयों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार का दबाव बढ़ा और गांधी इरविन समझौता हुआ। धीरे धीरे ये कहानी समाप्त होती है। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे गांधी जी ने आंदोलन के स्वरूप कैसे बदला था। गांधी जी ने आंदोलन का स्वरूप कैसे बदला था, इसके बारे में क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आइए देखते हैं। गांधी जी ने आंदोलन के सही वर्गों तक पहुंचाया था। गांधी जी ने जो आंदोलन था, चाहे उनका नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो, ये सब जो आंदोलन है ये सभी वर्गों तक पहुंचाया था, चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस धर्म को हो, सभी तक उन्होंने पहुंचाया था। नेक्स्ट है, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का मुख्य हथियार बनाया था। उन्होंने कहा था हम हिंसा नहीं करेंगे, हम सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह कहलाता है। यानी हम, हमारे देश में जो लोग रहते हैं, अंग्रेज जो रहते हैं और इस प्रकार से क्रूरता से हम लोग के साथ जो है व्यवहार करते हैं, तो हम सत्याग्रह ने सत्य के लिए आग्रह करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम बड़े प्रेम से, विनम्र निवेदन से उनसे कहेंगे भैया कि देखो गलत हो रहा है, अत्याचार ज्यादा हो रहा है, अब इसलिए हम आंदोलन करेंगे, आपको जनता यहाँ की पसंद नहीं करती है, इसलिए धीरे से अपना बोरिया बिस्तर बनाओ,
उठाओ और निकल जाओ भैया यहाँ से, ठीक है, ऐसा था वहां पे। नेक्स्ट है महिलाओं और गरीबों को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाना। इसमें गरीबों को और महिलाओं को अगर इसमें आंदोलन में भागीदारी बनाया जाएगा तो उसमें ज़्यादा सक्रिय होगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो ये इन्होंने ये तरीका अपनाया था। आंदोलन राष्ट्रव्यापी और जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी जो राष्ट्रव्यापी था, राष्ट्रव्यापी यानी जन आंदोलन पूरी तरह से दुनिया में पूरे भारत में फैल गया था और पूरे राष्ट्र जो है कि राष्ट्र के लोगों के अंदर जुनून बन गया था कि देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आएगा कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हैं, क्या मिला था परिणाम 1857 की क्रांति के, ठीक है। तो इसको देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंत हो गया और 1858 कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश ताज का नियंत्रण, यानी ब्रिटिश का जो ताज था उसका नियंत्रण ब्रिटिश सरकार बन गई, ठीक है। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। अगला पॉइंट, मुगल शासन का अंत हो गया, बहादुर शाह जफर निर्वासित मुगलों का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है फूट डालो और राज करो, ये सबसे बड़ी कूटनीति थी अंग्रेजों की, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए नीति बनाई और फूट डालो और राज करो का एक नारा दिया और इस प्रकार से वो राज करते रहे। नेक्स्ट है सेना में सुधार, भारतीय सैनिकों को संख्या कम कर दिया गया और अंग्रेजी सेना को संख्या को बढ़ा दिया गया, ये पूरी तरह से प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा, इस आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार तैयार किया गया जहां से माना जाता है कि चिंगारी यहीं से निकली थी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसके जो है कारण क्या थे, तो देखिए 1857 की क्रांति के कारण बात करें तो राजनीतिक कारण है। इसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से जो है राजाओं में असंतोष उत्पन्न होता है। हड़प नीति का मतलब जो है कि राजा के जो सम्राट थे उसको हड़प लेता था अंग्रेज, ठीक है, और अंग्रेज जब हड़प लेते थे तो इस प्रकार से राजाओं में असंतोष पैदा हो गई और फिर क्रांति का कारण माना जाता है। नेक्स्ट आर्थिक कारण, अंग्रेजों की नीतियों में भारतीय किसानों, व्यापारियों और मजदूर जो वर्ग थे, गरीब जो वर्ग थे, इनको गरीबी में धकेलना और उनसे ज्यादा धन कमाना, ये अंग्रेजों की लालसा थी, उनकी मंशा थी। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक कारण, मतलब ये है अंग्रेजों की नीतियां भारतीय परंपराओं और धर्म के खिलाफ थी। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो भारतीय परंपराओं धर्म के खिलाफ थी, क्योंकि वो मानते थे कि जो यहाँ पे जो बुराइयां हैं उनकी धर्म में परंपराओं में है, इनकी संस्कृति में है, तो उसको चिढ़ते थे, वो बुरा मानते थे इस बात को लेकर, ठीक है। आगे देखिए सैन्य कांड में चर्बी वाले कारतूस में सैनिकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, जिसमें मंगल पांडे थे, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाए थे उसमें, ठीक है। तो ये सैनिक नहीं सैनिक कांड भी समझ सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 1920 में क्या हुआ था, उसके सामने ऐसे लिख देंगे 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसमें खिलाफत आंदोलन भी एक तरह से सहयोग मतलब एक तरह से काम किया था साथ में आकर, ठीक है। नेक्स्ट है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। 1965 में क्या हुआ था, 1965 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की दीवानी अधिकार मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1856 की बात करें तो अवध का विलय हुआ था, 1857 की क्रांति की नींव पड़ी थी। वो बात करें 1858 में तो भारतीय ब्रिटिश ताज का अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म जो है 1858 में हुआ था। 1818 की बात करें तो मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था और अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व जो है आ गया था। अगर इसके डेट में अगर कुछ भी आपको डेट अगर आपको याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें हरिहर बुक्का ने किया था। 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म का विकास करते हैं। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य रोहण हुआ था, ठीक है, यानी स्थापित हुआ था, ठीक है। 10 पॉइंट इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका मानचित्र वाला प्रश्न। तो मानचित्र में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में, वह स्थान जहां 1857 की क्रांति हुई थी उत्तर प्रदेश मेरठ में, ठीक है। वह स्थान जहां से सैयद चिश्ती का दरगाह स्थित है तो फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम में। वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब इसको मानचित्र में भरते हैं। तो मानचित्र में इस प्रकार से एक ब्लैंक आपको मानचित्र मिलेगा, इसको आपको भरना होगा, ठीक है। आइए इसको भरते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी सारनाथ,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है आपको भारत का नक्शा देखने को मिलेगा। ये देखिए नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है और नेपाल जो है ये नेपाल है और इस नेपाल का जो आधा हिस्सा है, ठीक है, आधा हिस्सा यूपी का है और आधा हिस्सा आपका बिहार का बॉर्डर टच करता है। अब यहाँ पे आपको यूपी में भरना है तो आप जो है यहाँ पे करीब में आप भर दीजिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप भर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए वाराणसी, ठीक है। इस प्रकार से आप वाराणसी यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिखने के बाद जो है वाराणसी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है यहाँ पे फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो आपको बता दें मेरठ, देखिए यहाँ पे कहाँ भरेंगे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है नेपाल का, इसको ध्यान रखेंगे। जस्ट इसी के सामने दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मेरठ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आप मेरठ भर दीजिए और जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर जरूर यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए दूसरा है तो यहाँ पे आप दूसरा यहाँ पे फिल कर देंगे, बस काम हो गया। सही स्थान भरने का, सही नाम भरने का 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी पड़ता है आपका आगरा में, तो वही ध्यान रखेंगे। ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके सामने यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली की थोड़ा सा नीचे और आएंगे यहाँ पे लगभग तो आपको यहाँ पे आगरा पड़ेगा। यहाँ पे आगरा में आप यहाँ पे फतेहपुर सीकरी भर सकते हैं, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। इस प्रकार से आप यहाँ पे भर देंगे, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। ये तीसरा है तो यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, बस इतना काम करना होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली कुंड ग्राम में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आधा नेपाल बिहार का टच करता है। तो यहाँ पे अगर आप भर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे वैशाली कुंड ग्राम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, वैशाली कुंड ग्राम आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे, ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर गलत हो गया तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। तो आप यहाँ पे मानचित्र में आ जाइए और यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगभग तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, यहाँ पे गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आप फिल कर देंगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से मानचित्र जो है आपको यहाँ पे पूरा फिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन था जो मैंने थोड़ा फास्ट रिवीजन करवाया आपको, और आप यहाँ से क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें क्योंकि आपके पेपर में देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए थोड़ा सा आपको जो है एक नंबर है उस पर कमेंट करना होगा, मतलब व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर है 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देंगे तो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।